नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात होगी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि पार्टी फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी ना। इससे पहले मोदी जी ने अपने भाषण से जंतर-मंतर वालों को आईना दिखा दिया है और उधर राहुल गांधी का गूंज प्रोग्राम जो है, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। मोदी जी ने जैन जी के लिए एक वीडियो क्या बना दी, अब सब जैन जी इस पे डोरे डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिजीत दीपके का एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, जिसका कंटेंट जो है वो बहुत विस्फोटक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, नमस्ते। रितेश जी, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में एक बार फिर से हम देख रहे हैं वही तनातनी। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जेनज़ीस का जय भी नहीं पता है, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और संसद की कार्यवाही भी नहीं चलने दे रहे हैं। उसको लेकर भी उन्होंने कमेंट किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, शशि थरूर जी की जो कहानी है ना, वो ऐसा है ना कि जैसे पुराने ज़माने में जैसे आप बताइए किसी मज़हब में भी 3-4 शादियाँ होती है, उसी तरह में उसमें एक पुरानी पत्नी की कहानी है। नए पत्नी आ गई, नए ठीक-ठाक आ गई है, तो अब पुराने वाले की वैल्यू ख़त्म हो गई है। शशि थरूर वही पुरानी पत्नी वाली कहानी है कांग्रेस के लिए। शशि थरूर बेचारे कह तो देते हैं सच, लेकिन उनकी सच्चाई शायद राहुल बाबा को पसंद नहीं आती है। असलियत ये है कि कांग्रेस आज तक विपक्ष की भूमिका में इसी वजह से नहीं आ पाया कि उसको जब भी कोई आईना जब दिखाने जाता है, उसी को वो दुश्मन मान लेते हैं। शशि थरूर जी इस बात को आंतरिक पटल पर भी रख सकते थे, लेकिन उस वक्त नहीं सुना जाता है, उनको कभी सुना ही नहीं जा रहा है। इसीलिए उनको ये सार्वजनिक पटल पर इस तरह की बातें करनी पड़ती है। इसलिए शायद उनकी भी मजबूरी है। अब ऐसे ही स्थिति है कांग्रेस में, जो भी बढ़िया ठीक-ठाक नेता जो सच में कुछ लॉजिकल बात करता है, तो थोड़ा-मोड़ा उसको साइडलाइन करके और उन लोगों को बुलाया जाता है, जिनके पास ना दिमाग है, ना कुछ चर्चा है, ना ये सब सब राहुल गांधी जिंदाबाद कर सकते हैं, जो जितना ज़ोर से नारा लगा सकता है, जो जितना उनके चाटुकारिता कर सकता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हों, चाहे वो मीडिया के तबके के लोग हों, चाहे कोई भी, जो भी उनकी चाटुकारिता करेगा वही रहेगा। अगर उनसे कोई सवाल कर दिया, तो इनका जवाब आता है कि तुम भाजपा के हो। तो इनका ये स्टाइल है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी हो सकता है इनको भाजपा के नेता समझने लगे होंगे अब। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा-सा छात्रों की गूंज को लेकर के, जिस पर शशि थरूर ने जी। कहा कि जेन ज़ी के हुँ, नब्ज़ को समझने में नाकाम रहे। देखिए, जेन ज़ी के नब्ज़ को जेन ज़ी छोड़ दीजिए, सिर्फ़ जेन ज़ी तो नहीं है भारत के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, उससे छोटे लोग भी हैं, उससे उनसे बड़े लोग भी हैं। ये किसी के नब्ज़ को भी टटोलने में ये नाकाम ही रहे। इनको समझ ही नहीं आता है कि कब किसके साथ क्या बात करनी है, किनके लिए कौन-सा मुद्दा उठाना है। इनके लिए मुद्दा भी जो है ना, इनके अंकल सैम तय करते हैं ऊपर वाले, ठीक है? तो कौन थे? सैम पित्रोदा, है ना? जी। उस टाइप के लोग तय करते हैं। तो अब इस तरह की स्थिति में आप बताइए कि मुद्दा जो यहाँ भारत में रहा नहीं, भारत को जिया नहीं, भारत के लोगों को समझा नहीं, वो कहाँ से इनको मुद्दा बताएँगे? छात्रों की गूंज को लेकर के मैं आपको बता दूँ कि मैं गया हुआ था रांची, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं उस जी। आंदोलन को कवर करने के लिए गया था। तो हुँ, उस हुँ। कवरेज के दौरान मैंने कई लोगों से बातचीत की। इसी दौरान जब ऐसे ही जब कैमरा बंद कर लिया, जब आम बातचीत होने लगी, तो वो भी बोलने लगे कि भैया देखो, हम मोदी के सपोर्टर तो नहीं हैं, लेकिन अब समझ ही नहीं आता है कि हम राहुल के भी सपोर्टर होकर के बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं। राहुल के वो सपोर्टर नहीं है, अगर मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन हमको इस पक्ष नहीं तो दूसरे पक्ष में जाना पड़ेगा। तो वो बताया कि जानते हैं भैया, हाँ, अभी मेरे एक मित्र है जो कंटेंट क्रिएटर है, वो गया था एक कार्यक्रम में देहरादून, और बड़ी साधारण, बहुत ही साधारण घर का था,
और अच्छा खासा हम लोगों से मिलता जुलता भी था। लेकिन वहाँ गया तो बुलाया गया उसे फ़्लाइट से, फिर उसे वापस भी भेजा गया फ़्लाइट से। 10-15 हज़ार 16 हज़ार का उसके पास फ़ोन हुआ करता था, अब उसके हाथ में iPhone 17 प्रो है। मतलब कि किस तरीके का वो छात्रों का संग्रह कर रहे हैं, ये जेन जी को समझाने में नाकाम रहे, मैं वो बात समझा रहा हूँ। असल में जेन ज़ीज़ को बुला ही नहीं रहे हैं, या जेन जी के बीच जा ही नहीं रहे हैं। ये जा किसके पास रहे हैं? जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर उनके पास हम जाते हैं, तो उनके माध्यम से हम जेन जी के पास चले जाएँगे। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स की एक का समूह बना रहे हैं। जिस तरीके से आपको दिखाई जंतर मंतर पे दिखा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर वहाँ पहुंचे हुए थे, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का समूह बना रहे हैं। ये जेन जी के भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, ये जेन जी के दिमाग से खेलने का प्लानिंग में लगे हुए हैं। उसी तरह से अब बताइए, छात्रों की गूंज में तो कंटेंट क्रिएटर्स की गूंज होनी चाहिए छात्रों की गूंज के जगह पर। तो कंटेंट क्रिएटर्स की गूंज नहीं है, ये छात्रों की गूंज बना करके कंटेंट क्रिएटर्स को बुला रहे हैं। हालांकि कंटेंट क्रिएटर्स भी युवा हैं, छात्र हैं, इसलिए शायद इनको लगने लगा कि चलो, ये समझ ही नहीं पा रहे ना, बोले ना कि समझ की कमी है। इसीलिए इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि छात्रों को हम बुलाना चाह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छात्रों के, अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो सोच आपको मैं बता रहा हूं, इन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि छात्र क्या चाहते हैं। इन्हें इस बात से मतलब है कि कहां से मुझे किस तरह का कंटेंट मिल रहा है। वो कंटेंट खोज रहे हैं हर जगह। उनको लग रहा है कि इस आंदोलन में अगर गाली दे करके मेरे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं तो गाली दे देंगे। अगर उनको लग रहा है कि हम इसमें नौटंकी करके अगर हमारे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं तो वो नौटंकी भी करेंगे। उनको कल ये पता चलेगा कि अरे राहुल को गाली देने से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ रहा है, तो वो राहुल को ही गाली देने लग जाएंगे। तो ये स्थिति है अभी के जनरेशन में जो कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं आपके। तो ये छात्रों की गूंज, इसीलिए ये बात शशि थरूर को शायद समझ में आ गया होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो नाकाम रहे। दूसरा हम बात करेंगे, वापस हम प्रोटेस्ट में ही आते हैं। जी। कल की कहानी है, आप लोगों को पता होगा, एवं नहीं परसों की कहानी है कि नेहा बोरा आई थी। नेहा बोरा आया करके यहाँ पर ये बात कर रही थी कि हम छात्रों के आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि नेहा बोरा ये उसी जगह से आई है जो जंतर मंतर में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर ये भूख हड़ताल की नौटंकी कर रही थी। अच्छा, ये नौटंकी क्यों कर रही थी मुझे अब समझ में आया। इसको चाहिए था मीडिया में लाइमलाइट, इसको बनना था हीरो। और आयशा जो इनकी कंपनी है, इनका जो संगठन है, वो कंपनी इनको रखी है मार्केटिंग के लिए कि भैया तुम मेरा मार्केटिंग करो। तो ये मार्केटिंग एजेंट हैं अपने कंपनी की। तो यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर जैसे अब उनको लगा कि हम तो मेरा चेहरा तो अब राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ बच्चों की लबालब भीड़ मेरे पीछे पहुँच जाएगी। यहाँ पहुँचे, इसी तरह से जंतर मंतर में तो कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पहुँच गए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बच्चों ने देखा कि अरे ये सब तो नौटंकीबाज, ये सब तो कॉकरोच गैंग का लोग हैं। तुरंत वहाँ से इन लोगों को लिटरली प्यार से समझाया, नहीं माना तो धक्का दे के भी निकाला, वहाँ से तो हटा दिया। रास्ते में अब ये 2-4 बात इस तरह की बातें बोलते हैं जो उमर खालिद के समर्थक हैं, अब इन लोग जैसे लोग। तो उमर खालिद के विरोधियों को बड़ा दुख लगा भैया कि जो देश को तोड़ने की बात करता है वो वहाँ पर अगर उसका समर्थक कोई आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये कोई लड़का जा कर के इसके ऊपर स्याही फेंक दिया, और ये इतना बिलबिला उठी कि ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि जो हमारे ऊपर स्याही फेंक रहे हैं भाजपा आरएसएस के गुंडे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भाजपा आरएसएस के गुंडों का जमावड़ा है। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भाजपा आरएसएस के वहाँ पर गुंडों का जमावड़ा था। अब आप ये सोचिए, पूरे देश भर में आज झारखंड के आंदोलन की चर्चा है, और चर्चा में सबसे पहले क्या, किस बात का चर्चा है? इस बात का नहीं कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ या यहाँ पर नौकरियां बेच दी गई। इससे ज़्यादा चर्चा क्या है कि यहाँ भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी यहाँ के जो स्थानीय मुख्यमंत्री उनको गालियाँ नहीं दे रहा है, जो केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको कोई गाली नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर के यहाँ पर इस बात का ज़्यादा चर्चा है कि भाई पूरे देश में इतना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कोई प्रोटेस्ट कर सकता है। इसका
तर्क देते हैं ये लोग, आयशा वाले लोग। हम लोग गए थे इनके, खास करके जहाँ से शुरू करने जा रहे थे, तो हमने वहाँ पर जब हम लोग सोचे कि भाई इनके पास तो भीड़ होगा, पहुँचते हैं तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि अगर गिन लें तो 100 से 125 से ज़्यादा की भीड़, 100 भी बहुत अधिक हम लोग को लग रहा है बोल दिया, फिर भी 100 मान लेते हैं, इतनी इज्जत थोड़ी सी दे देनी चाहिए। तो 100 लोग होंगे। दूसरी बात, वहाँ पर संख्या किसकी थी ज़्यादा? इनसे ज़्यादा तो पुलिस वाले की संख्या थी। उसके बाद हम जैसे कुछ 10-15 मीडिया वालों की संख्या थी। तो ये सारे लोग, मीडिया वाले और पुलिस वालों ने इनके रैली में जान डाल दिया कि हाँ भैया भीड़ लगने लगी। उसके बाद क्या होता है, जब रैली में 11 बजे का आयशा वाले ने, ये नेहा बोरा ने समय दिया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, ये रैली में नहीं पहुंची। मजबूरन वहाँ से फ़ोन आता है कि जयपाल सिंह मुंडा से नेहा बोरा को निकाल दिया गया है, तो ये लोग वहाँ से विधानसभा मार्च शुरू कर देते हैं। और रास्ते में हमने कुछ इन लोगों के बच्चों से पूछा, भाई क्यों आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? जब 10 तारीख को सारे लोगों का, स्टूडेंट का धरना घेराव करने जा रहे हैं, तो आप 7 तारीख को ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं नहीं, वो करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम, ये हमारा बैनर के तले वहाँ पे हो रहा है, बस इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बोले ठीक। तो जयपाल सिंह मुंडा वाले जो बच्चे हैं वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ हो? हाँ हम साथ हैं। तो क्या आप भी सीबीआई जांच की मांग करते हो? तो नहीं, हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं। हम बोले ठीक। तो किस बात की मांग कर रहे हो? हेमंत का इस्तीफा चाहिए? नहीं नहीं, हमको हेमंत का इस्तीफा नहीं चाहिए। तो उधर धर्मेंद्र प्रधान का तो आप इस्तीफा मांग रहे थे। नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, 5 जन में वो वीडियो चल रहा है। आप हंसते हंसते एकदम पेट पकड़ लोगे कि आखिर ये बंदा का डिमांड क्या है, ये क्यों इस सड़क पर निकला है। हमने एक से पूछा कि भाई तुम्हारे ही समर्थन की सरकार है यहाँ पे अभी, अब भाकपा माले उनकी पार्टी है और उन्हीं के पार्टी के समर्थन की सरकार है, लेकिन तुम अपनी सरकार से फिर मांग क्या रहे हो? तो धांधली बंद होनी चाहिए। हमने पेपर लीक, तुमने पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने क्या हुआ है? तो धांधली हुई है। हमने धांधली में क्या हुआ है? यहाँ तो नौकरी बेच दिया गया है, यहाँ तो पेपर लीक से भी ज़्यादा बड़ा कांड हुआ है। वहाँ पेपर लीक ना करके किसी को अगर डायरेक्टली नीट में घुसा दिया जाता तो ये भी बड़ा कांड होता ना। पेपर लीक हुआ है, उससे बड़ा कांड है नौकरी बेच दिया गया। तो अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो लेफ्ट फ्रंट वाले लोग हैं, उनमें कई सारे संगठन आए हुए थे कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता है किस लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए वो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि उनके विधानसभा जाते जाते मुख्यमंत्री भी निकल गए और वहाँ एक भी विधायक नहीं था जब विधानसभा में, मतलब वहाँ सत्र समाप्त हो चुका था। रोड पर ही खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, हेमंत सोरेन जवाब दो, मुख्यमंत्री जवाब दो, बस ऐसे हल्ला किए। ऐसा लग रहा था कि पूरी सेटिंग ऐसी बना ली गई है कि भैया हम आ रहे हैं, तुम निकल जाना या सत्र को खत्म कर देना, मेरा काम खत्म हो जाएगा, हम रोड से आएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, राजनीति मेरी इतने में हो जाएगी। इतने में क्या होता है, नेहा बोरा पे कोई बच्चा रास्ते में स्याही फेंक देता है, ये चिल्लाने लगती है। इसको एक मुद्दा मिल गया कि भैया ये लोग गुंडे हैं, हमारे पर स्याही फेंक दिए। अरे गुंडे होते तो लाठी मार देते, पत्थर मार देते, स्याही थोड़ी ना कोई फेंकता। तो ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता दिया है कि क्या चल रहा था रांची में नेहा बोरा के एक्टिविटी पर। तो अब आप समझिए कि इनका जो पूरा गैंग है ना, चाहे वाम, और अभी सरकार में, यहाँ झारखंड सरकार में कौन कौन लोग हैं? एक तो वाम दल बाहर से समर्थन दे रहा है, उसके बाद कांग्रेस है और जेएमएम है। तो इनके किसी भी तरीके से छात्रों की गूंज चला रहे हैं। कभी कम से कम छात्रों की बात भी तो करते। आपके राज्य में छात्र पीड़ित हैं, 15-16 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, धूप में भी सूख रहे हैं, और स्थिति यह है कि कल भी परसों भी ये कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, कल परसों तो बेहोश हो गए, उनको ले जाया गया फिर हॉस्पिटल। उनकी आपको कोई चिंता नहीं है। और आप चला रहे हैं देहरादून में छात्रों की गूंज, प्रयागराज में छात्रों की गूंज। अरे छात्रों की गूंज झारखंड में आके करो ना, तब ना समझ में आएगा कि छात्र आपके साथ सच में है भी कि नहीं है। तो इस शशि थरूर ऐसे ही नहीं बोल दिए हैं कि छात्रों की गूंज बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। ये सच में असल में नाकामयाब अगर लीडर रहे तो उसके हाथों में कोई कामयाबी होगी कैसे? वो कोई काम करेगा तो कामयाब कैसे हो पाएगा? तो समस्या ये है,
समस्या उनके किसी कैंपेन में नहीं है, समस्या कैंपेन जो कर रहा है उसमें है। जी। और देखिए, थरूर ने एक और बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने जी। कहा है कि राहुल गांधी को यूथ का समर्थन नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ तो दीपके ने खींची है। अब बताइए इसे क्या समझा जाए? देखिए, ये इनडायरेक्टली दीपके को मजबूत करने का प्रयास है कि दीपके की जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको थोड़ी मजबूती मिल सके, उसको थोड़ा कांग्रेस का समर्थन मिल सके, या शशि थरूर के विचारों के जो समर्थक होंगे वो थोड़ा कॉकरोच की ओर चले जाएँ, थोड़ा कॉकरोच बन जाएँ जो कॉकरोच नहीं है बने हुए। और इनडायरेक्टली आप ये भी बता देते हैं आपको कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो क्या बोलती है पब्लिक करके वो कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा है। और जी। स्टार्ट करने से पहले राहुल गांधी को उल्टा-पल्टा बोलना और उसके बाद दीपके को अच्छा बोलना, ये कहीं न कहीं आप कॉम्बिनेशन को या एक तरह से समझ सकते हैं रणनीतिक एक चाल भी मान सकते हैं इस बात को। अ, वो जान रहा था कि भाई राहुल को गाली देंगे, राहुल को बुरा-भला बोलेंगे, कांग्रेस के लोग ही तो बुरा-भला कह रहे हैं, तो भैया इसका मतलब कि दीपके ठीक कर रहा है, तो दीपके का साथ देना चाहिए। बस ये उसी रणनीति के तहत ये काम हो सकता है कि इसलिए ऐसा बोले होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारा रीज़न हो सकता है, हालाँकि राहुल गांधी से नाराज़गी के तो सिलसिले, अगर नाराज़गी की सिर्फ बात करें, तो कांग्रेस में ऐसे कई लीडर हैं जो सब जानता है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो बेचारे किसी तरह से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। अब भाजपा का तो नहीं करेंगे, इसलिए सीजेपी का कर दिया वो बात। ये बात है। एक्चुअली जो भी काम राहुल गांधी करते हैं वो बीजेपी को फ़ायदा दे जाता है और उनके हाँ, लिए मुसीबत हो जाता है। ये हमने कितनी बार देखा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत ही अच्छी बात की, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। जेनज़ीज़ के लिए इतना शोर मचा रहे हैं, लेकिन जी। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि असली जेनज़ीज़ क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। जी। जी, बिल्कुल, ये जो है ना, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में जो जेन ज़ी को होना चाहिए, जो भारत के जेन ज़ी जो कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं जो, ये उसकी ओर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। मैं एक बात बताता हूँ, आज अभी एक बच्चे से ही बात हो रही थी। बच्चे के मतलब हो गया कि लगता है 30 साल 32 साल के होंगे। असल में क्या हो रहा है ना, विपक्ष क्या कर रहा है, ये इस षड्यंत्र को समझना होगा थोड़ा-सा। वो सिर्फ़ इन बच्चों के मन में 20 साल से लेकर के 18 साल से 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल तक के बच्चों के मन में ये दिमाग में डाल रहा है, विपक्ष जो डालने का प्रयास कर रहा है, वो चाहे कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे आप किसी भी तरीके से, चाहे अपने भाषणों के माध्यम से। उनका एक जी। ही अंतिम लक्ष्य ये है कि किसी भी कंडीशन में इनके मन में इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दो कि आज के समय में जो भी चीज़ें हो रही है भारत में, वो सही हो ही नहीं रही है। चाहे वो E20
पेट्रोल के मामले में E20 इथेनॉल की बात कर दें, चाहे वो सरकार के तानाशाही रवैये पे सवाल खड़ा करने की बात कर दें, चाहे वो हम जी। ईडी की छापामारी पे बात कर दें, चाहे वो हम किसी भी मैं एक-एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इनके मन में बस सवाल डाल दिया गया कि आप भारत के अंदर एक सवाल करो कि E20 की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही है। E20 की वजह क्या है, E20 से लाभ क्या है, इन बातों को छुपा लिया गया। उसी तरह से ये दिमाग में डाला गया कि E20 जो लाया गया वो गडकरी जी के माध्यम से आया और गडकरी जी ने अपने बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए ये लाया। लेकिन इनसे ये बता छुपा लिया गया कि असलियत में पूरे देश भर के अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन है कितना और उसमें उनके बेटे का स्टेक कितना है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 100% 100 लीटर अगर खपत है तो क्या उनका बेटा 95 जी। लीटर उनका बेटा उत्पादन कर रहा है कि 80 लीटर उनका उत्पादन कर रहा है, तो पता चलेगा कि आधा लीटर 100 में से आधा लीटर भी वो शायद उत्पादन नहीं कर रहा है। तो अपने बेटे के लिए सिर्फ क्यों करेंगे? ये सारे सवाल छुपा दिया गया। उसी तरह से भारत में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये तानाशाही सरकार है, तानाशाह की सरकार है। लेकिन हम आज ऐसे ही लगाना चाह रहे थे, उससे पूछे कि तानाशाह कौन होता है? आज तक आपने कितने तानाशाह को देखा है या उनके बारे में पढ़ा है? और आपको जब पता चलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि तानाशाह जो है अगर भारत के अंदर जब आए हैं वो मुगलों का राज के समय में तानाशाह हुए हैं, जो अपने मर्जी चलाते थे। वो मुगल थे या मुगल से बिल्कुल। पहले वाले जो मजहबी नेताओं का जो दौर था वो थे तानाशाह। उसके बाद अगर विदेशों में जो कोई तानाशाह बना है वो तानाशाह बना है वाम दलों का, जैसे सीपीआई का या इन सब चीज़ों का। चीन को देख लीजिए, रसिया में देख लीजिए, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, ये तानाशाह इनकी इस कैटेगरी के रहे हैं। लेकिन मोदी को तानाशाह बोला जाता है कारण कि वो एक्शन लेते हैं, अगर कोई गलत होता है तो उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन मोदी एक लौता ऐसा तानाशाह है जिसको आप भरे बाजार में गाली दे सकते हैं, भरे वीडियो में गाली दे सकते हैं, वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी गालियां, गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं। लेकिन मोदी एक लौता ऐसा तानाशाह है कि उसको कुछ नहीं करता है और अंत में बोलता है कि जाओ हमने माफ किया। ये कैसा तानाशाही कर रहे हैं वो? ये सारे सवाल उनसे छुपा लिए जाते हैं। ईडी की छापामारी हो रही है, बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे कि मेरे घर ईडी का छापा हो गया, उसके घर ईडी का छापा हो गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उस छापेमारी में कितना रुपया बरामद हुआ। ये नहीं बताएंगे कि भैया भाजपाइयों के यहाँ भी छापामारी हुआ है कहीं कहीं पे, और वो सब चीजें छुपा ली जाएंगी क्योंकि उस बात को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको बम्बार्डिंग नहीं करेंगे। बात अपनी करेंगे कि मेरे यहाँ छापामारी हुआ क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए नहीं, ये नहीं बताएगा कि हमने चोरी किया था इसलिए छापामारी हुआ। तो इस तरीके की एक जो राजनीति है ना इस भारत में, ये देखने को मिल रही है। और हमारे बच्चों को इस तरह के वीडियो और इस तरह के संवाद से ही उनको समझ में समझाया जा सकता है कि भारत में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपलब्धियां आ रही हैं या हो रही हैं, और आपको कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। जब तक वो संवाद में नहीं कि कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जाए तो विपक्ष का आईटी सेल, विपक्ष का जो टेक्नोलॉजी है, वो इनके दिमाग में घुस करके उनके दिमाग के तार को थोड़ा हिलाना डुलाने का काम कर रहा है, नो डाउट। लेकिन इस बात में जो अभी सत्ता पक्ष है उसको बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है और उसको खुल करके अपने लोगों से बातचीत करने की जरूरत है। जी, एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी। अभिजीत दीप के ज़बरदस्त उनकी खिलाफत भी हो रही है और वो कर क्या रहे हैं? वो महाराष्ट्र पुलिस से पंगे ले रहे हैं। उन्हें ये क्यों लग रहा है कि उनकी जासूसी हो रही है? और अपने घर में ही जंतर-मंतर के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। देखिए अभिजीत दीपके को लग रहा है कि वो सो कॉल्ड देश का सबसे बड़ा नेता बन चुका है। पहली बात तो ये, उसको ये भरोसा ही नहीं हो, अब उसको ये लगने लगा है कि अब हम जो चाह लेंगे वही कर लेंगे। ठीक है, उसका जो चैट वायरल हुआ है जो आपने भी कहा, तो आप सोचिए कि उस चैट में मतलब क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बातें हो रही है कि भाई कितने लोग हैं वहाँ पे। ये दीपके पूछ रहा है, ये अब मुझे नहीं पता ये चैट कितना सही है,
ये मैं इस बात का जी। हम लोग दावा भी नहीं कर सकते कि दीप के ही चैट कर रहा हो सकता है कि उसके नाम का कोई मिसयूज करके उस चैट को वायरल कर रहा हो। लेकिन अगर ये सच है, मुझे जहां तक लगता है जो वायरल हो रहा है दिख रहा है, तब तो भाई बड़ी जी। गंभीर बात है कि नहीं? कि अगर बिल्कुल। माने इस तरह की चीजें अगर असल में कॉकरोच की स्थिति तो समझ में सबको आने लगी है कि भाई बिल्कुल। ये लोग सिर्फ फ्रॉड करना जानते हैं। फ्रॉड और फ्रॉड का मतलब क्या हुआ कि हम आपके बीच में एक भ्रम लाएंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ के ऊपर ऐसा कपड़ा लपेटेंगे जो लगे कि वो सच है। और 1000 सच में 20 झूठ चल जाता है, वो 20 झूठ पे खेल खेलते हैं, उसी 20 झूठ पे खेलते हैं और ताकि वो और उसके सामने में रखते हैं 1000 को सच। ये 1000 सच के साथ जो 20 झूठ परोसते हैं ना, तो लगता है कि सब सच ही बोला जा रहा है। इनका ये स्टाइल है, स्टाइल ऑफ मतलब इनका जो काम करने का तौर तरीका है, इनका यही तरीका है। इसलिए दीपके का विरोध होना लाजमी है और जब जब धीरे धीरे इनका जो क्या बोलते हैं मुखौटा पर्दा उतरेगा। हटते जाएगा, मुखौटा उतरेगा, उसी तरीके से धीरे धीरे ये लोग सब सामने आते जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये अभी दरबार लगाएंगे, इनको लग रहा है कि अब हम ही सब कुछ हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे। इनकी हरकतें वाली है और ये बात अब सबको समझ में आने लगा है। वो भी आज के ज़माना में जेनजी को आप बुड़बक नहीं समझ सकते, बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। उनसे जब जेनजी को इसलिए बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं कि वो हर चीज़ को समझ रहा है और हर चीज़ को समझने की बात करें तो जेन अल्फ़ा उनसे नीचे वाले, वो इनसे ज़्यादा बिल्कुल। समझदार होते जा रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल। जगहों पे देखने को भी मिल रहा है। तो जी, कोई जी। बात नहीं है, ये सब तो आने जाने वाले हवा का झोंका है। और फिर से अभी चुनाव नहीं आया है ना, माहौल देखिए अभी। जैसे चुनाव आएगा तो ये सब ऐसी, जैसे होता है ना कि रात एक फतिंगा उड़ता है, कीड़ा होता है जो जी। दीपावली के टाइम पे दिखता है, रात में बहुत सारा पूरा भर देता है, लगता है कि अब उसी का राज जी। चलेगा। अगले दिन जी, सुबह जी। सड़कों पे पेड़ मिले दिखाई देते हैं। तो वही कहानी है, सुबह होगा, सुबह रोड पे पड़े हुए दिखाई देंगे, लोग झाड़ू मार के निकाल देंगे। ये कहानी होने वाली है जी। बिल्कुल सही कहा और आपने बहुत बड़ी बात की है इन कॉकरोचों के लिए। जितना ये सोच रहे थे कि इनको बहुत लोग गले लगाएँगे, ऐसा तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।